नमस्कार दोस्तों, मिरर टीवी नेटवर्क के इस एपिसोड में मैं राजकुमार अंजुम आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो इस वक्त का देश के लिए भी और भारत की राजनीति के लिए भी बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। और अखबार, टीवी कवरेज जो है या सोशल मीडिया नेटवर्क, वो ये टॉपिक हर जगह छाया हुआ है और ज्यादा से ज्यादा लोग जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में कि आखिर ऐसा है क्यों किया जा रहा है। मेरा मकसद, मेरी मुराद एसआईआर के टॉपिक पर है। जो एसआईआर, जो विशेष पुनरीक्षण अभियान भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा छेड़ा गया है और बिहार में वो पूरा भी हो गया और वहां के जो नतीजे आए, वो नतीजे जो है वो विपक्ष जो है बहुत बुरी तरह डर गया है बिहार के नतीजों को देखकर। और विपक्ष पहले से ही एसआईआर का विरोध कर रहा था। वो नहीं चाह रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया कहीं भी भारत में लागू हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जहां वो कहते हैं ना कि मियां की दौड़ कहां तक, मस्जिद तक जा सकता था विपक्ष, सर्वोच्च अदालत तक गया वो। और सर्वोच्च अदालत ने भी ये कह दिया कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। तो विपक्ष, अब समझ में नहीं आ रहा विपक्ष को कि क्या करें। अब उसमें जो है, खासतौर से विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, जो संसद में, तो उन्होंने तो खुल के ये कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव आयोग के माध्यम से, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रमुख भूमिकाएं हैं, उसमें अमित शाह भी शामिल हैं जो गृह मंत्री हैं, ये सब लोग मिलके ये भारत के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और सीधा सीधा कहा राहुल गांधी ने तो कि ये वोटों की चोरी की जा रही है। उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बरगलाने की कोशिश की और अदालतों को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि तथ्य कोई भी नहीं है विपक्ष के पास, ना तो राहुल गांधी के पास है और ना किसी भी और विपक्षी पार्टी के पास ऐसे तथ्य कहीं नहीं है कि जिससे ये साबित कर सकें वो कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि एसआईआर गलत है और इसी आधार पर इसको रुकवाने में कामयाब हो सके। तो ये बिल्कुल अब तय हो चुका है कि विपक्ष बहुत घबराया हुआ है और विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम मोदी सरकार का तोड़ कहां से लाएं, कैसे लाएं। और कहने को कुछ भी कहता रहे विपक्ष, ये कहता रहे कि आगामी चुनाव में ममता बनर्जी तो खुल के कह रही हैं कि बंगाल से टीएमसी को हटाना कोई आसान काम नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा ये काम। यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी ही सरकार आएगी 2027 में जब चुनाव होंगे। हर जगह ये बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष अच्छी तरह समझ गया इस बात को कि अगर एसआईआर ठीक ढंग से लागू किया गया और जितने भी घुसपैठी हैं उनको हटा दिया गया, तो ये जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा चुनाव जीतना विपक्ष के लिए। क्योंकि विपक्ष की तो पूरी की पूरी राजनीति जो है वो मुस्लिम वोटों पर टिकी हुई है और मुस्लिम वोटों में भी सारे, चूंकि भारत के जो मुस्लिम हैं वो मुल्क परस्त भी हैं उनमें बहुत सारे, और वो ऐसा नहीं है कि मोदी को वोट नहीं देते या बीजेपी को वोट नहीं देते। अगर नहीं देते होते तो बिहार में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे भी जीत दर्ज कराई है बीजेपी ने और जेडीयू ने। तो इस बात का सबूत है कि अब मुस्लिम जो हैं भाई हमारे, वो इनके विपक्षी नेताओं के बरगलाने में आने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि बहुत सारे मुस्लिम नेता उनको बरगलाते हैं और उनको ये कहा जाता है मुस्लिम्स को कि ये मोदी की सरकार जो है या बीजेपी की सरकार ये है, ये आपके विरुद्ध है और आपको यहां से 2 नंबर का नागरिक ये बनाना चाहती है भारत में। आप अगर जागे नहीं अभी तो बहुत देर हो चुकी होगी। ये ऐसे बहुत सारे नेता हैं, मैं किस किस का नाम लूं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं और
तृणमूल कांग्रेसी जो नेता हैं ममता बनर्जी वो भी हैं, और हमारे राहुल गांधी तो खैर हैं ही, और कांग्रेस के तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सरीके तमाम नेता ऐसे हैं जो ये खुल के कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को बहुत दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के चक्कर में है भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार, जबकि ऐसा कहीं पे भी है नहीं। और जो समझदार मुसलमान हैं, मोदी सरकार को 11 साल हो चुके हैं, अच्छी तरह वो समझ चुके हैं कि अगर ये सब काम करना होता मोदी की सरकार को तो अभी तक कर चुकी होती। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी योजना हो जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान के तहत कराया जाता है किसी भी व्यक्ति का, भारत के नागरिक का, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे वो अस्पतालों में इलाज की बात हो, चाहे भूमि की जमीन की आवंटन की बात हो, राशन के आवंटन की बात हो, राशन दिया जा रहा है तो कोई धर्म देख के और मजहब देख के नहीं दिया जा रहा है। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन इस वक्त दिया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है, संख्या पूरी दुनिया में कहीं भी इतने लोगों को कभी राशन मुफ्त में दिया नहीं गया। और उसकी वजह यह है कि धीरे धीरे करके मोदी की जो सरकार है, क्योंकि इसके पहले जो सरकार है नहीं, कांग्रेस की सरकार तो हमेशा जीतती ही इसी आधार पर रही कि वो ये कहती थी गरीबी हटाओ, और इंदिरा गांधी के टाइम में तो खुल के कहा जाता था कि इंदिरा को लाओ गरीबी हटाओ। आज भी वही बात है, विपक्ष नेता यही कहते हैं, लेकिन अब तो दुनिया में जो संस्थाएं हैं जो गरीबी पे सर्वे करती हैं तमाम देशों का, उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि भारत में करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं जब से मोदी की सरकार आई है। तो ये दाव भी अब उनका बहुत मुश्किल हो गया चलाना उन्हें कि वो गरीबी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। ये तो वो कहते हैं, विपक्ष के नेता लगे हुए हैं, अपना उनका अभियान का हिस्सा है ये, लेकिन वो ये नहीं बताते कि गरीबी बढ़ रही है अगर तो उसी हिसाब से मोदी की सरकार में आय भी बढ़ी है लोगों की, और आय इतनी बढ़ी है कि अब गरीबी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है बड़ा, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को तो वो मुफ्त में राशन दे रही है सरकार। और भूखों मरने की स्थिति जो कांग्रेस की सरकारों में और विपक्षी सरकार नहीं है, ये आती थी आम नागरिक के लिए, वो स्थिति अब नहीं है। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से आदमी का पेट भर रहा है, कोई भी भूखा नहीं सोता। ये मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा कारनामा है। तो अब ये जो आम मुस्लिम भाई हैं वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि ये जो है केवल वोटों की राजनीति के लिए ये मुस्लिम्स को भड़काते हैं, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ अभी अशिक्षित, खासतौर से जो आबादी है मुस्लिम्स की, उनको बरगलाने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं, और उनको बरगलाने के बाद अपना जो इनका एजेंडा है वो ये चलाते हैं। वही एजेंडा इन्होंने शाहीन बाग, जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ भारत के इतिहास में, इतना लंबा धरना प्रदर्शन कभी किसी सरकार के टाइम में नहीं हुआ, और ये इसलिए हो पाया कि इसमें न केवल विपक्षी पार्टियां लगी हुई थी, इसमें विदेशों तक से फंडिंग हो रही थी। जॉर्ज सोरोस, बाद में ये साबित हुआ कि उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें, और वो फंड कर रहे थे विपक्षी पार्टियों को कि किसी तरह से इस धरने को कामयाब करो और मोदी को हटाओ। मोदी को हटाना ही इस धरने का मकसद था। तो कुल मिला के अब ये जो शाहीन बाग का धरना हुआ था, आप सभी जानते हैं कि ये जो धरना था ये CAA और NRC यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको CAA कहते हैं, और NRC यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, ये संसद में दोनों कानून पास हो चुके थे और उनको लागू सरकार करना चाहती थी। उनके विरुद्ध में कि ये कानून लागू ना किए जाएं, विपक्षी पार्टियों ने खासतौर से मुस्लिम भाइयों को बरगला के ये धरना किया था, और ये प्रायोजित धरना था। इसको हमारे मुस्लिम भाई समझ नहीं पाए, तो इसमें विपक्षी पार्टियों की बहुत बड़ी साजिश थी, और विदेशों से इसको चूंकि फंडिंग हो रही थी। और यही हुआ कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आए तो आपने देखा होगा कि उसमें काफी हिंसा भी हुई। तो वो तो एक प्राइज था, वो दिखाना चाहते थे अमेरिका के राष्ट्रपति को कि देखो हिंदुस्तान में कितना जुल्म होता है हमारे ऊपर, मुस्लिम भाइयों के ऊपर, और तमाम जो सरकार की बात नहीं मानते जो सरकार। तो ये सारी चीजें जो हुई,
और ये बाद में जितनी भी जांचें हुई और विदेशों में भी कहा गया इस बात को, जो निष्पक्ष मीडिया था, कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो थी वो विपक्षी पार्टियों की और विदेशी संस्थाओं की थी जो फंडिंग कर रहे थे इस धरने के लिए। और ये बात भी साबित हुई कि बहुत सारे स्त्री पुरुष वहां जो बैठे हुए थे मुस्लिम भाइयों के, वो एक तो चच्ची थी, वो खुल के सामने आ गई, वो कह रही मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ क्यों बैठी हुई हूँ, मुझे तो तुम्हारे चच्चा, जो एक पत्रकार से उन्होंने कहा कि चच्चा कहते हैं कि तुम्हारे पैसे आ गए, 500 रुपए मिलते हैं रोज और तुम जाओ वहां पे बैठ जाओ जाके। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे और ये उसमें घुसपैठिए भी थे, उसमें बांग्लादेशी और म्यांमार से जो आए हुए लोग थे वो भी ज्यादातर सब मुस्लिम ही हैं और वो भी उसमें शामिल थे, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी छुपी हुई है म्यांमार से आने वाले जो रोहिंग्या हैं। मैं अभी दिल्ली गया था तो मैंने वहां देखा कि टैक्सी से मैं जा रहा था नोएडा की तरफ, दिल्ली से, दिल्ली और नोएडा के रास्ते में जो सड़क के किनारे किनारे जो फुटपाथ बने हैं और कवर्ड भी हैं कई जगह, वहां पे तो धूप भी नहीं आती, ऊपर शेड है, तो वहां पे बहुत सारे लोग सोते हुए मिले और ऐसे लोग जो कि ऐसा लग रहा था उनको देख के कि जैसे ये लोग नशा किए हुए हों, अर्ध बेहोशी की हालत में। मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि ये कौन लोग हैं, उसने बताया ये लोग रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी से आए हुए घुसपैठी हैं, ये दिन में नशा करके सोते हैं और रात में जब ये चैतन्य होते हैं, जागते हैं, तो ये रैकी करते हैं, मर्डर करते हैं, घरों में जा जाके रहजानी करते हैं, छनैती करते हैं, सोने की चैनें छीनते हैं हमारी माँ बहनों के और उनको किडनैप करते हैं, रेप करते हैं, ये सुपारी लेके भी काम करते हैं, ये मर्डर भी करते हैं ये। तो ये रोहिंग्याओं की स्थिति है वहां पे बांग्लादेशियों की दिल्ली में। तो जाहिर है कि वो सबको भी इनने हायर कर लिया और उनको भी वहां बैठा दिया, उन्हें तो पैसा चाहिए। तो एक बहुत बड़ी साजिश थी और वो साजिश किसी तरह से मोदी की सरकार ने नाकाम तो कर दी। एक भले ही वो देर लगी उसमें, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए कि ये खाली कराओ, ये कराओ, इतना आसान काम था नहीं। बहरहाल जैसे भी हुआ सरकार ने उसको कामयाब रही और उसको खाली करा लिया। लेकिन सरकार का जो मकसद था वो ये था कि एनआरसी को और हमारे जो दूसरा सीए है उसको भी लागू कराना उनका मकसद था, क्योंकि वो संसद से पास कराए जा चुके हैं कानून। और ये विपक्षी बहुत बड़ी साजिश चल रही है इस समय देश में कि संसद से जो कानून पास हो जाते हैं और जिनमें कभी कांग्रेस की सरकारें भी ये चाहती रही कि ये कानून पास हो, उनकी सहमति रही उसमें, और कईयों में अब वो सहमति नहीं देते हैं। वो अपने सरकारों के टाइम में तो बीजेपी पे और विपक्षी पार्टियों पे आरोप लगाते थे कि आप लोगों की वजह से ये कानून पास नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि आज अगर वो कानून पास हो जा रहे हैं तो उनको लागू नहीं करने दे रहे लोग, क्योंकि इनको तो मोदी का विरोध करना है और सरकार का विरोध करना है मोदी की। और मोदी का विरोध करते करते और भाजपा की सरकार का विरोध करते करते ये लोग वहां आ गए हैं जहां भारत का विरोध करने लगे हैं अब। और ये बात आम जनता भी अब समझने लगी है, इसीलिए जनता अब इनकी बातों को गंभीरता से लेती ही नहीं है, संजीदगी से नहीं लेती उनकी किसी बात को, विपक्षी पार्टियों की। लेकिन सवाल ये सरकार के सामने था कि इसको लागू कैसे कराया जाए, सीए और एनआरसी को, क्योंकि इसको लागू कराना बहुत जरूरी था। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके मोहल्ले में अगर कोई आदमी अगर बाहर से आके रहने लगे और वो उनकी एक्टिविटी जो है संदिग्ध हों, जैसे रोहिंग्याओं की हैं, बांग्लादेश की घुसपैठियों की हैं, तो आपकी नजर नहीं आएगी उनकी तरफ। अब पता कैसे पड़ेगा कि ये लोग आके रहने लगे बाहर से? तो उसके लिए कोई रजिस्टर होना चाहिए। कोई भी अपने परिवार में भी अगर 6 लोग हैं और 7वां आदमी आके कोई रहने लगे तो अपन देखेंगे कि यार ये 7वां कहां से आ गया। तो ऐसे ही हमारा देश एक परिवार है और जो उसका जो एनआरसी है, रजिस्टर जो होता है नागरिकता का, भारतीय नागरिकता का, राष्ट्रीय नागरिकता का, उसमें जो नाम दर्ज नहीं है उनको भारत में रहने का क्या हक है? और न केवल वो भारत में रह रहे हैं बल्कि वोट का अधिकार भी उन्होंने हासिल कर लिया फर्जी दस्तावेजों के हवाले से। और इस काम में विपक्षी पार्टियों ने, विपक्ष की जो सरकारें हैं, बहुत मदद की है उनकी। और ये अब साबित हो चुका है। बांग्लादेश में तो जो अभी SIR शुरू हुआ है और वहां पे बहुत सारे बांग्लादेशी बांग्लादेश की सीमा पे जाके डट गए वहां पे कि अगर वो बॉर्डर खोलें तो हम अपने देश में चले जाएं। तो ये और खुल के कह रहे हो कि हमें तो यहाँ पे सरकारों ने हमारा आधार कार्ड बनवा दिया, हमारा वोटर कार्ड बनवा दिया, सबको सरकारों ने हमें सहयोग दिया और हमें सहयोग भी करते थे और ये हम इन्हीं को वोट देते थे क्योंकि इसीलिए इन्होंने कराया था ये। तो कितना बड़ा खेल चल रहा था भारत में।
और अगर एसआईआर को लागू नहीं किया जाता तो ये जो है कभी पर्दाफाश नहीं हो पाता इन चीजों का। और ये बात अब अच्छी तरह सुप्रीम कोर्ट भी समझ गई कि क्या खेल चल रहा था, इसलिए क्यों विरोध कर रहे हैं ये लोग एसआईआर का। तो कल फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया कि एसआईआर बंद नहीं होगा किसी भी तरह। वहां पे याचिका दायर की गई थी एक विपक्षी नेता के द्वारा, और वो उसने यही कहा कि साहब इसमें बीएलओ जो है बूथ लेवल ऑफिसर, उनकी डेथ हो रही है और सरकार जल्दबाजी में इसको लागू कर रही है, परिणाम आ नहीं पा रहे हैं। तो पहले ही कह चुका है सुप्रीम कोर्ट कि इसको अच्छा सरकार इसकी 1 हफ्ते की मियाद बढ़ाई चुकी है पहले। तो ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की एन मंशा के अनुरूप था। और कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया कि जिन जिन राज्यों में एसआईआर लागू किया है चुनाव आयोग ने, और जहां ये इस तरह के विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है मतदाताओं का, तो वहां की सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा स्टाफ मुहैया कराए चुनाव आयोग को। और मुसीबत तो यही है कि जहां ये ज्यादातर वहां हो रहा है जहां विपक्षी पार्टियां सत्ता में है, जैसे पश्चिम बंगाल है, जैसे तमिलनाडु है, ये लोग खुल के विरोध के, केरल है, ये लोग एसआईआर होने ही नहीं देना चाहते अपने यहाँ। और ऐसा माहौल उन्होंने बना के रखा हुआ है कि चुनाव आयोग अपने आप नाकाम हो जाए, और स्टाफ भी नहीं दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, और उसी वजह से ये आत्महत्याएं भी हो रही हैं। और यूपी में भी हुआ है, हालांकि यूपी में सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद अगर मुस्लिमों की है तो यूपी में है। तो उन मुस्लिम्स में से ही तो रोहिंग्या को, घुसपैठियों को अलग करना है। कल ही की बात है कि वहां पे ये सब सर्वे चल रहा है एसआईआर का, तो 150 बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो, जब उनसे उनके दस्तावेज मांगे गए तो वो अपने घरों से गायब हो गए। जब बाद में अधिकारी गए वहां पे और बीएलओ गए तो मालूम पड़ा कि वो तो है ही नहीं, वो तो भाग गए छोड़ के। यही तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि वो अपने घरों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि वो फर्जी हैं दस्तावेज उनके ज्यादातर। उन्हें ये डर है कि ये दस्तावेज पकड़ में आ जाएंगे। और अब तो बिल्कुल सरकार तुल गई है। अमित शाह ने भी ये कह दिया है, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसा पहला राज्य है देश का जिसने ये खुल के कहा है कि इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाओ जो घुसपैठिए हैं। अब जो घुसपैठिए हैं उनमें बांग्लादेशी भी हैं और रोहिंग्या भी हैं। तो डिटेंशन सेंटर एक तरह की जेलें हैं जो सरकार उनको बना के और उनको वहां पे रखेगी, और तब तक रखेगी जब तक उनको उनके देश में वापस भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती। और उनको वहां पाबंदियां लागू की जाएंगी, घुसपैठियों की तरह से उनको रखा जाएगा। जो मौज कर रहे हैं वो अभी, और लूट कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, और आम जनता का हक छीन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खुल के कह दी। ये घुसपैठियों को हम क्यों भारत में रखे हुए हैं, और इन्हें हम वोट का अधिकार भी दे रहे हैं। आप विपक्षी पार्टियां जो है उनका सपोर्ट करती हैं। अभी 5 जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो एक मनचंदा है जो सोशल एक्टिविटीज हैं, और वो वहां पे जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि साहब इनका पता नहीं पड़ रहा ये 5 कहां गए इनको। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहां गए, जब वो उनका ये चिन्हित हो गए वो कि ये घुसपैठिए हैं, तो सरकार ने उनको उनके देश वापस भेज दिया। यही मुमकिन है। और कहां गए और कहां जा, कहले साहब हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। अरे तो आपको क्यों मिलना है? और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि क्या हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाएं? ये हमारे जो सीजीआई साहब हैं सूर्यकांत जी, उनके शब्द हैं ये। उन्होंने खुद कहा ये कि घुसपैठियों को आप संरक्षण देना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाएं क्या भारत में? उनको वो ठीक है, घुसपैठी आ गए, आधार कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड के आधार पे उन्होंने राशन लेना शुरू कर दिया मुफ्त का। तो चलो राशन लेना वहां तक अभी तक ठीक था, लेकिन अब उन्होंने वोटर कार्ड भी बनवा लिए। अब वो भारत की सत्ता को भी प्रभावित कर रहे हैं और अपने वोट से जो है वो खरीद रहे हैं सरकारों को। सरकारें उनका संरक्षण दे रही हैं उनको खुला, इसीलिए कि वोट मिलता है उनका। तो ये सब खेल अब सुप्रीम कोर्ट समझ चुका है अच्छी तरह से, और अब उसने कल साफ साफ कह दिया है कि हम इसको बंद नहीं करेंगे। तो ये तो ठीक है कि अब विपक्ष की समझ में ये बात आ चुकी है कि एसआईआर को हम बंद नहीं करा सकते। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर एसआईआर बंद नहीं होगी तो विपक्षी तो पूरी राजनीति धूल धूसरित हो जाएगी, चुनाव जीत नहीं सकते फिर वो कैसे। अभी बिहार में देख लिया लोगों ने क्या हुआ। तेजस्वी यादव खुल के कह रहे थे कि साहब अब उन्हीं के दम पे तो कह रहे थे वो, कितने लाख 70 लाख से ज्यादा घुसपैठिए जो वोटर थे और उनमें घुसपैठिए बहुत सारे थे। और कुछ ऐसे थे कि जो 2-2 जगह से वोट दे रहे थे, कुछ ऐसे थे कि मर गए खप गए, उनके नाम से वोट डाल दिया जाता था।
तो ये सब SIR में पकड़ में आनी चाहिए, और अब वो नहीं डाल पाए तो उनकी कितनी दुर्गति हुई। शायद ऐसी फजीयत बिहार में पहले कभी नहीं हुई थी राजदा की, जो राष्ट्रीय जनता दल है लालू यादव का, कि उनको टोटल सब मिला मिलू के उनका गठबंधन था 35-36 सीटें आई कुल। तो ये तो बहुत बड़ी, यही डर सता रहा है अखिलेश यादव को, यही डर सता रहा है तृणमूल कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, यही केरल में डर सता रहा है, यही स्टालिन जो तमिलनाडु में, उनके यहाँ भी चुनाव होना है। तो ये सब डर से घबराए हुए हैं बहुत बुरी तरह। अब मैं कुछ ऐसी बात आपसे करना चाहता हूं कि आप उसको समझिए। देखिए, जब तक ये सरकार ने कानून क्यों बनाए थे, जो कानून CAA और NRC बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि जो विदेशी घुसपैठिए भारत में हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है, और वो यहाँ सरकार जो भी विकास की योजनाएं बनाती है, जो प्रगति करती है, जो पैसा इकट्ठा करती है, जो फंडिंग विदेशी कंपनियों को बुला बुला के करवाती है और कंपनियां वो डालते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा हिस्सा लाभ का ये लोग खा जाते हैं। जैसे बाढ़ को चर लेते हैं जानवर, कितना भी किसान मेहनत करे, तो ये काम ये लोग कर रहे हैं घुसपैठिए लोग। और इसमें बहुत सारे घुसपैठिए जो हैं उनको संरक्षण दिए हुए हैं कौन, जो अशिक्षित मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनको ये बरगला के रखा, क्योंकि इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये खुल के कहते हैं वो लोग। तुर्की, जिसका हम लोगों ने भूकंप आया वहां पे 2023 में, भारत सरकार ने पहल करके सबसे पहले इतनी बड़ी तादाद में मदद पहुंचाई, और जब जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान को मदद किया तुर्की ने, किस लिए कि वो हमारे भाई हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये भी जो घुसपैठिए हैं जो सब ज्यादातर मुस्लिम्स हैं ये, तो इसी आधार पर मुस्लिम्स जो है इनको अपने घरों में पनाह देते हैं, इनको किराए से मकान देते हैं, इनका कोई सर्वे वो नहीं कराया जाता। पता लगाने का नियम है कि आप किराएदार को रखो तो पहले थाने पर सूचना दो, ताकि उनको पता करा जा सके कौन लोग हैं, कहां से आए हैं। ये सब कुछ नहीं करते वो। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद की है, वहां पे आपने देखा हुआ है जितने भी वहां के छात्र, मेडिकल छात्र और डॉक्टर जो हैं, जिनने मकान उनको दिए वो सब मुस्लिम लोग थे जिनने मकान दिए, और उनका किसी का कोई उन्होंने जांच नहीं कराई। सरकारों को पता ही नहीं था कि कहां कौन रह रहा है। और मकान मालिक विस्फोटक बना के 3000 किलोमीटर विस्फोट 3000 किलोग्राम का जो विस्फोटक बरामद किया गया है, वो भी ऐसे ही घरों से किया गया है जो किराए पे दे दिए थे बिना छानबीन किए हुए उनको। तो ये जो है, क्योंकि कोई भी विदेश के घुसपैठिए भारत में तब तक इस तरह से पनाह नहीं पा सकते, इस तरह जड़ नहीं जमा सकते अपनी, जब तक कि यहाँ के मुस्लिम भाई उनकी मदद ना करें। जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ। आतंकवाद की जड़ें तभी गहरी हो पाई वहां पे जहां के लोकल लोगों ने उनको मदद किया। अब सरकार ने थोड़ा नियंत्रण शुरू किया है, तो अब घबराए हुए हैं लोग, तो ये इनकी मदद करते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है विपक्ष का? आज अगर राहुल गांधी को अच्छी तरह जानते हो कि अब हम बहुत मुश्किल है मोदी को पाना, और अखिलेश भी जानते हैं, तृणमूल की ममता बनर्जी भी जानती हैं, क्योंकि लगातार वहां बीजेपी की बढ़त हो रही है, और स्टालिन भी घबराए हुए हैं केरल में भी, क्योंकि जहां जहां बीजेपी सरकारें नहीं थी वहां पे भी अब सरकारें आती जा रही हैं, जैसे लोगों की समझ में आ रही हैं चीजें, तो अच्छी तरह समझ चुके हैं वो कि, तो इसीलिए घुसपैठियों को के ऊपर उनको पूरा भरोसा है ऐसी सरकारों को, क्योंकि वो तो उन्हीं के आश्रय दाता तो वही सरकारें हैं, और उनके खिलाफ वो जा नहीं सकते घुसपैठिए, तो उनका वोट तो उनको मिलना ही है उन्हीं वोटों के आधार पर। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो अभी समझ नहीं पाए चीजों को, तो ये लोग ये चाहते हैं कि ये भी हमें वोट दें। अब अखिलेश यादव ने तो खुल के एक फार्मूला ही निकाल दिया, पीडीए। पीडीए क्या है? उसमें यही है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये वोट हमें देंगे, उनके आधार पर हम जीत जाएंगे। और ये खेल अब की बार जो चुनाव हुआ था लोकसभा का और विधानसभा का भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, ये खेल खेलने में ये लोग कामयाब भी रहे, और उनको बरगला के इन्होंने वोट हासिल कर लिए। हालांकि अब स्थिति खराब हो गई इनकी, क्योंकि वो जो लोकसभा में सीटें मिल गई थी कांग्रेस को, और इनको अखिलेश ने भी जीत ली थी विधानसभा में, यहाँ वो स्थिति दोहराई नहीं जा रही। अब अभी बिहार में चुनाव हुआ, अगर वो दोहराई जा रही होती तो अभी बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिलती जो एक तरह से आंधी के आमों की तरह सीटें मिली हैं बीजेपी को।
बहुमत तो छोड़िए, बहुमत से कई गुना ज्यादा सीटें उनको मिली हैं। तो लोग समझ रहे हैं इन चीजों को, अब ये बात विपक्ष भी समझ रहा है। तो इसकी वजह क्या है, आप समझ रहे हैं क्यों परिवर्तन हो रहा है? ये परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि सरकार सीए और एनआरसी को तो लागू नहीं कर पाई, और सरकार अच्छी तरह इस बात को जानती थी अगर ये दोनों चीजें लागू हो गई तो ये घुसपैठियों पर नियंत्रण संभव हो जाएगा, और ये जो अवैध घुसपैठिए मुस्लिम जो हैं ये भारत की जो प्रगति को आगे नहीं बढ़ने दे रहे और बाढ़ की तरह खेतों को चुन रहे हैं, इन पर रोक लगाना संभव हो जाएगा। तो वो तो नहीं हो पाया क्योंकि विपक्षी नेताओं ने और तमाम पार्टियों ने विदेशों से साजिश करके सोरोस जैसे लोगों ने उसको तो नहीं होने दिया। शाहीन बाग का धरना उसी का परिणाम था। लेकिन अब सरकार के सामने समस्या ये थी कि अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर वो कानूनों का क्या मतलब रह जाएगा जो संसद से पास करा लिए, दोनों एनआरसी का भी और सीए का भी जो कानून है वो पास हुए हैं, तो किस काम के हैं वो कानून? तो सरकार ने, बहुत दिमाग के लोग बैठे हुए सरकार के पास, उन्होंने क्या किया कि एसआईआर जो है ये कराया, और काम वही है पिछले दरवाजे से जो एनआरसी का सीए का जो काम होना था वही काम हो रहा है एसआईआर के हवाले से, लेकिन इसको कोई नहीं रोक पा रहा। उस पर तो वो कह रहे थे साहब मुस्लिमों को भड़का रहे थे, तुम्हारी नागरिकता चली आएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा। ये तो साफ कह दिया सरकार ने कि नागरिकता सिर्फ उनकी अगर जाएगी तो उनकी जाएगी जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। मुस्लिम भाई जो अगर भारत के नागरिक हैं तो कभी उनकी नागरिकता नहीं जाएगी। तो इसीलिए 2003 का उसमें कॉलम भी दिया गया है एसआईआर में कि आप केवल ये लिख दीजिए कि हमारे ये हमारा नाम था 2003 की वोटर लिस्ट में, तो आपसे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर एसआईआर का। आप तो जैसे 2003 में सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित हैं। असुरक्षित कौन है? असुरक्षित वो हैं जिनका 2003 में नाम नहीं था और जो अवैध घुसपैठी हैं, जो विदेश से आके यहाँ घुसपैठ करने लगे। और उसमें एक क्लॉज ये भी है कि अगर आपका नाम नहीं है तो आपके घर के परिवार के लोगों का नाम होना चाहिए, तो परिवार का भी नहीं है, कहां से होगा? वो तो विदेशी हैं, घुसपैठी यहाँ आके रहने लगे। तो एसआईआर ने वही काम कर दिया सरकार के लिए जो कि सीए और एनआरसी के माध्यम से वो कराना चाहती थी। एक तरह से बैकडोर से ये वही काम हो रहा है, और इसमें कोई विरोध नहीं कर पा रहा क्योंकि ना तो सबूत हैं विपक्ष की पार्टियों के पास जो सुप्रीम कोर्ट में वो पेश कर सकें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ये आप क्या चाहते हैं कि विदेशी यहाँ पे आके वो वोट दें लोगों को, सरकारें बनाए, यहाँ का खाएं भी और फिर इस तरह से आक्षेप भी करें वो यहाँ की सरकारों को बनाने में। तो इसका कोई जवाब विपक्षी पार्टियों के पास नहीं रह गए वो, और कोई सबूत भी पेश नहीं कर पाए वो कि साहब जाति हो रही, क्योंकि एक भी मुस्लिम ऐसा अभी तक नहीं आया आगे जो ये कहता हो कि साहब ये एसआईआर के माध्यम से हम देश के नागरिक हैं, हमारी नागरिकता छीन ली इन्होंने। जो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, सीजेआई हैं भारत के, उन्होंने अभी अपने एक बयान में कोर्ट में ही एक मुकदमे की बहस चल रही थी, उसमें उन्होंने कहा था विपक्षी पार्टियों ने जो याचिकाएं डाली थी कि आप जो कह रहे हैं कि इससे भारत के नागरिकों का जो नागरिकता का हनन होगा और वो जो नागरिक सही हैं वो भी, कल साहब एक तो आप उदाहरण लाइए। और ये बात उन्होंने कहा कि हम डरे हुए थे कि बिहार में इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और 70 लाख लोग वहां हटाए जा रहे हैं, तो कोई तो आएगा, कोई नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वो सब अवैध रूप से वोट दे रहे थे अभी तक। तो अब विपक्ष भी कुछ नहीं कर पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से इनडायरेक्टली इस काम के सपोर्ट में है, क्योंकि वो तो ना तो चुनाव आयोग को सपोर्ट कर सकता, संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट, ना सरकार को सपोर्ट कर सकता, लेकिन उसका काम ये देखना है कि निष्पक्ष हो रही है हर चीज के नहीं। तो उसने तो खुल के कह दिया कि अगर आपको निष्पक्ष अगर नहीं लग रही कोई चीज तो आप सबूत लाइए, हम आपकी बात भी सुनेंगे। सबूत अगर आप नहीं देंगे तो अब तो बहुत आगे बढ़ चुका मामला, अब तो 12 राज्यों में चल रहा है और सरकार कह चुकी कि जितने भी बाकी बचे हुए राज्य हैं वहां पे भी इसको हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। तो एक तरह से सीआईए जो हमारा एनआरसी जो है, सीए जो है, वो काम अब एसआईआर के माध्यम से सरकार कर रही है, और चुनाव आयोग इसमें भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका है चुनाव आयोग की। इसीलिए राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि मोदी के साथ मिले हुए हैं चुनाव आयुक्त। मोदी के साथ क्यों मिले हुए हैं? उनको तो ये पावर है कि सही वोटर ही वोट कर पाए और चुनाव निष्पक्ष हो। इसके लिए एसआईआर बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 साल से नहीं हुआ ये काम। अरे आपकी सरकारें थी, आपने क्यों नहीं किया? और
अभी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपने आपकी सरकार अगर इतने दिन से, तो आप क्यों कर रहे हैं? जहां जहां चुनाव आयोग आ रहे हैं वहां क्यों कर रहे हैं? तो चुनाव आ रहे हैं तो वहां तो कर ही जाएगा पहले, क्योंकि अगर ये फर्जी वोटरों को रोकना है तो पहले इनको वहां पे वहीं पे नियंत्रण करा जाएगा, फिर बाकी तो सब जगह हो ही रहा है। अब उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में तो चुनाव अभी है ही नहीं, 27 में है। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उसका कोई सिर पैर भी नहीं है। ये तो पूरे देश में होना है, और ये सरकार भी कह चुकी है, चुनाव आयोग भी कह चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ऐसा नहीं है कि हम कुछ खास राज्यों में कर रहे हैं उसको, हमारा तो पूरे देश में हम इसको करेंगे लागू। तो ये मतदाता सूचियों का जो संशोधन हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, और विपक्षी पार्टियां जो है इसमें बहुत बुरी तरह से घबराई हुई हैं। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। सुप्रीम कोर्ट का एक सहारा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया कि नहीं, तो वो तो जारी रहेगा। तो अब वो बड़े परेशान है कि अब क्या करें। तो अब ये काम जब हो रहा है, और ये एक तरह से सीए और एनआरसी का ही काम हो रहा है, और बिहार का नतीजा जो है, चुनाव का जो परिणाम है, उससे बहुत डरा दिया विपक्ष को उसने परिणाम ने, क्योंकि वहां तो मुस्लिम्स भी हैं, बहुत बड़े संख्या में हैं, लेकिन उन्होंने भी इतना मोदी की सरकार को वोट दिया एक तरह से, जेडीयू को और ये अपने बीजेपी को, कि ये डरे हुए हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि जहां जहां आप चुनाव होंगे यही होगा। तो एक तरह से मतदाताओं का जो छानबीन हो रही है एसआईआर के माध्यम से, ये विशेष गहन पुनरीक्षण जिसको नाम दिया गया है, ये काम अब बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। ये विपक्ष भी जानता है, सरकार भी जानती है, और आम जनता इसके फेवर में है। भाई भारत का नागरिक, आज अमेरिका में क्या हो रहा है, ट्रम्प कह रहे हैं कि साहब हम विदेशी प्रवासियों को बाहर भेजेंगे, और हथकड़ियां बेड़ियां लगा लगा के भेज रहे हैं वो। लेकिन इस टॉपिक पे अमेरिका में विरोध नहीं हो रहा उनका। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अमेरिका के लोग तो खुद ही कह रहे थे कि ये हमारा हक खा रहे हैं, यहाँ पे हमारी नौकरियां खा रहे हैं, हमारे हिस्से का जो संसाधन है उनको चट कर जाते हैं ये लोग। तो ये तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि अवैध रूप से जो प्रवासी हैं वो वहां पे आके रहें और इस तरह से वो कब्जा कर लें वहां पे किसी भी देश में। तो अब कोई इसमें रास्ता दिखाई नहीं रहा विपक्ष को कि अब हम करें तो करें क्या। अब देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि घुसपैठिए कौन है। अच्छा, घुसपैठियों को निकालना इतना आसान भी नहीं है, हम ये भी बता दें आपको। दिल्ली में अभी एक वहां की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने मिलके और पुलिस ने मिलके वहां पे एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा था, और ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ने का अभियान था, और घरों घरों जाके उन्होंने चेकिंग की, और कई दिन लग गए उस चेकिंग में। लेकिन उसके बाद भी आपको ये अंदाजा है कि अभी तक कुल 77 घुसपैठियों को ही चिन्हित किया जा सका। इनको जो है 77 है कुल, इतना तामझाम के बाद भी। तो इनको निकाल के बाहर करना इतना आसान नहीं है। वो तो बांग्लादेश में, तो पश्चिम बंगाल में तो वहां के जो घुसपैठिए हैं वो घबराए हुए हैं बहुत बुरी तरह। क्यों? क्योंकि वो हैं घुसपैठिए, और उनको ये समझ में ही आ गई कि सरकार हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, हमें जेलों में भी डाल सकती, डिटेंशन सेंटर में भी डाल सकती, और अब हमें ममता बनर्जी नहीं बचा पाएंगी। तो वो खुद ही सीमा पे पहुंच गए कि हमें तो अपने देश जाना है। और ऐसे ही जो है म्यांमार से जो आए हुए, बर्मा था उसका नाम पहले, तो वहां से भी आए हुए घुसपैठिए हैं। और असल में क्या है कि अंग्रेजों ने 1824 से म्यांमार पर अपना शासन शुरू किया था, उनका राज्य था वहां पे। और 17वीं शताब्दी में रोहिंग्या, यानी कि जो अंग्रेज जो थे, उन्होंने 1824 में जब शासन किया, और चावल उत्पादन वहां का बहुत बड़ा कारोबार है, चावल उत्पादन से ही वहां का वो चलता है, संसाधन देश को मिलते हैं। तो इसके लिए दूसरे देशों से मजदूरों को म्यांमार भेजा था उन्होंने, अंग्रेजों ने। और 17वीं शताब्दी में रोहिंग्या जो है इसी नीति के तहत भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से में, जो कि अब बांग्लादेश है, पहले तो था नहीं है, क्योंकि जब 1824 की हम बात कर रहे हैं, ना तो पाकिस्तान था ना बांग्लादेश था, और बर्मा, ये सब तो एक ही था, पूरा सरकार पूरी अंग्रेजों की थी। तो ये जो है ये बांग्लादेश से म्यांमार आ गए यही घुसपैठिए। और 1962 में हालात बदले और सेना ने वहां म्यांमार में सत्ता संभाल ली। ये जो घुसपैठिए थे, ये वहां की जो आबादी है
ये तो जहां भी जाते हैं ये अपना रंग दिखाते हैं। ये क्या करते, पहले तो घुसपैठिया बन के घुसते हैं, शरणार्थी तो हो नहीं सकते। शरणार्थी इसलिए नहीं हो सकते भारत में कि 1951 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसमें शरणार्थियों पर एक बिल लाया गया था और उसमें ये कहा गया था कि जहां अगर जरूरत हो तो किसी भी देश की सरकारें शरणार्थियों को शरण दें। तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर किए ही नहीं थे। तो भारत में तो आप शरणार्थी का कॉन्सेप्ट ही नहीं बता सकते किसी को। शरणार्थी यहाँ कोई होता ही नहीं है। अगर यहाँ किसी देश से आके रहेगा तो घुसपैठी ही कहलाएगा, यहाँ शरणार्थी है ही नहीं। और विशेष परिस्थितियों में अगर सरकार चाहे तभी वो शरणार्थी का सर्टिफिकेट किसी को दे सकती है। जैसे कि अभी अमित शाह ने अभी 3-4 साल पहले एक कानून लाए हैं वो, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो विदेशों से, खासतौर से पाकिस्तान वगैरह से जो भी सिख भाई हैं या हिंदू भाई हैं या ईसाई हैं, जो भी अल्पसंख्यक जो हैं समुदाय, वहां उत्पीड़न उनका अगर हो रहा है और वो अगर हिंदुस्तान में आना चाहेंगे तो हम उन्हें यहाँ की नागरिकता देंगे। और जो आ चुके उनको भी हम देंगे। एक उन्होंने समय सीमा तय कर दी, उस सीमा तक अगर जो लोग आए थे हम उनको नागरिकता देंगे। इन्होंने इसका भी विरोध किया कि साहब आप केवल मुस्लिमों को क्यों छोड़ दिया आपने। अरे मुस्लिमों को, पाकिस्तान में जो इस समय हालात हैं वहां चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान तरस रहे खाने को, रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। वहां पे आटा 250-300 किलो, पेट्रोल यही हाल है, शक्कर यही हाल है। तो अब वो तो चाहेंगे कि हम तो वहां का मुसलमान अगर हम उनको भी जोड़ देंगे तो वो पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में चला आएगा। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां के लोग क्यों कहते हैं कि हम भारत के साथ हैं। वो देख रहे हैं कि यहाँ का मुसलमान जो है, और खासतौर से जम्मू कश्मीर का जो मुसलमान है, वो खूब खा रहे हैं, गर्रा रहे हैं। और फिर भी ये कह रहे हैं, सरकारों पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब जाति हो रही है हमारे साथ। मुसलमानों के साथ सरकारों ने जाति, जब से बीजेपी की सरकार यहाँ ही आरोप लगाए जाते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि जाति बिल्कुल नहीं हुई इन लोगों के साथ। चाहे वो प्रदेशों की सरकारें हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या जहां पे भी सरकारें बीजेपी की, या केंद्र की सरकार हो, जाति तो बिल्कुल नहीं की। लेकिन हाँ, ये लोग ओवर हो गए थे कांग्रेस की सरकारों में, 77 साल की सरकारों में, जो इनको मनमानी छूट मिली हुई थी कि तुम जो चाहो सो करो। अरे यहां तक छूट थी कि आप सरकारों ने खुले कानून बना दिए थे कि अगर कहीं दंगा होता है तो उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, हिंदुओं को माना जाएगा। ये क्या तरीका है। तो ये चीजों पे सरकार ने सुधार करना शुरू किया है। तो वो सुधार जो हो रहे हैं वो उनको रास नहीं आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि साहब ये तो हमारे साथ जाति हो रही। तो ये हुआ क्या कि 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी की जंग में बड़ी संख्या में हजारों जो बांग्लादेशी थे वो म्यांमार पहुंच गए, क्योंकि अपनी जान बचाना थी उन्हें। आप जानते हैं बांग्लादेश में किस तरह से अत्याचार किया था पाकिस्तान की सेना ने वहां पे और पुलिस ने, तो वहां पहुंच गए। अब क्या हुआ कि 1978 में म्यांमार की सरकार ने जब ये देखा कि ये तो बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी आ गए यहाँ पे घुसपैठिया बन के, तो उन्होंने उनको खदेड़ना शुरू किया। और रोहिंग्या जो हैं बांग्लादेशी शरणार्थियों से काफी कुछ मिलते जुलते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे म्यांमार में हो। इनमें फर्क करना चेहरों से आप नहीं कर सकते, शक्लें एक सी हैं, उनका कल्चर लगभग एक सा है, सब कुछ एक सा है। तो सैन्य सरकार जब वहां पे अस्तित्व में आई म्यांमार में, और उन्होंने इनकी जातियां देखी जो रोहिंग्या के नाम से वहां रह रहे थे, ये आग लगा देते थे लोगों को, वहां के जो लोकल नागरिक हैं उनको जला देते थे, इकट्ठे 100-150 लोगों को जला के खोद के खाइयां उनमें गाड़ दिया। ये अत्याचार इन्होंने किए, तो उन्होंने इनको देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये क्या इन्होंने क्या किया कि सिक्किम और मिजोरम से भारत की सीमा लगी हुई है, और पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेश से भी आते हैं, और उसमें पता ही नहीं पड़ता कि बांग्लादेशी हैं ये कि रोहिंग्या हैं, लेकिन जो भी हैं वो सरकारों के लिए मुफीद साबित हुए। उनको सरकारों ने उनके कागजात बनवाए फर्जी, और ये बात तो अब वो घुसपैठिए खुद ही कह रहे हैं कि हमें तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने, और इनके पहले जो सरकारें नहीं कांग्रेस नहीं, उन्होंने हमें जाके कागजात हमें तैयार कराए, और हम तो भैया घुसपैठिए हैं, हमारे पास ओरिजिनल दस्तावेज तो कोई है नहीं, और हर कागज की कीमत तय कर दी गई, इतना पैसा लगेगा। तो वो यहाँ राजा बन गए, और राजा बन के रहने लगे, यहीं के नागरिक हो गए, वोटर भी हो गए। अब SIR से उनकी पोल खुल रही है। अब क्या है कि जो हमारे जो घुसपैठिए हैं ये बंगाल के कूच बिहार में, मालदा, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग,
उत्तरी दीनापुर और दक्षिण दिनाजपुर, यहाँ जो है ये मुसलमानों के बीच में छुपके रहते हैं ये घुसपैठिए। इनको निकाल कर बाहर करना बहुत मुश्किल है। जैसे दिल्ली में हमने बताया अभी कि 77 केवल निकाल पाए, वो उसकी वजह यही है कि निकालना बहुत मुश्किल है इनको, क्योंकि पनाह देने वाले हिंदुस्तानी लोग हैं, उनको वो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं जिनके पास सारे दस्तावेज हैं, और रिश्ता वही है उनका ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब तक ये रिश्ता रहेगा इनको निकाल के बाहर लाना बहुत मुश्किल है। ये मुसलमानों के बीच में छुपके रहते हैं, तो ऐसे मुसलमानों पर भी कार्रवाई बहुत जरूरी है, जो अब सरकार सख्त हो गई है। सरकार कहती है खुल के कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उन लोगों के खिलाफ हैं, उन मुसलमानों के खिलाफ किए जो देश प्रेम का जिनके अंदर जज्बा नहीं है, जो भारत से मोहब्बत नहीं करते और भारत में रहना चाहते हैं। अभी आपने देखा एक मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता ने अभी एक हफ्ते पहले ये कहा है कि साहब अब ये वंदे मातरम भी नहीं कहना चाहते, जो धरती पे रह रहे उसको मां भी नहीं कहना चाहते ये। तो ऐसे लोग जो कट्टर लोग हैं इनके खिलाफ है। जावेद अख्तर जो एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं वो, और बहुत सारे जावेद अख्तर की तरह के बुद्धिजीवी, मुस्लिम बुद्धिजीवी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है वंदे मातरम कहने में। वंदे मातरम के नारे लगाए थे जावेद अख्तर ने संसद में, भारतीय संसद में। और जो इनको भड़काने वाले लोग हैं तो वो कहते, अभी देखिए वो भड़काने वाले यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने ये कह दिया कि सिर्फ मुर्दा कौमें डरती हैं सरकार से, और अगर कोई वंदे मातरम अगर मुस्लिम कहेंगे तो हम तो यही कहेंगे ये मुर्दा कौमें हैं ये, और जो जिंदा रहती हैं कौमें वही हुकूमत करती हैं आगे जाके, वही अस्तित्व में रह पाती हैं, मुर्दा कौमें नहीं रहती। तो इस तरह से भड़का रही है इन लोगों को, और वो भी उनके भड़कावे में आ जाते हैं। तो आप बताइए कि आप भारत में रहना भी चाह रहे हैं, आप वो सारी सुविधाएं भी चाह रहे हैं जो भारत के लोगों को नसीब है, और आप फिर ये भी कह रहे हैं कि हम तो अपनी शरीयत से चलेंगे, अपने कानून से चलेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम ये। अरे कैसे नहीं कहोगे आप? अभी उस पर देखिए संसद में अभी चर्चा होना है, उस पर 2-4 दिन में उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। विपक्षी पार्टियां भी इस पर अब सहमत हो गई हैं कि वंदे मातरम पे चर्चा हम तैयार हैं कराने के लिए। अब वंदे मातरम पे जो चर्चा का विरोध करेगा जो, तो वो समझ लीजिए देश के विरोध में है वो। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम कोई किसी मजहब की बात थोड़ी है। आप अपनी मातृभूमि को नमन कर रहे हैं, वो कहते साहब नहीं हम नहीं करेंगे, हमारे लिए शिर्क है। तो ये तो आपकी मनमानी है, आप यहां पे रहेंगे भी सब करेंगे, और अपने धर्म की आड़ में अगर आपको यही धर्म, वो क्या है असल में इन लोगों की उपासना पद्धति, ये जो विदेशी है, ये भारत की उपासना पद्धतियों को नहीं मानते। ये विदेशी उपासना पद्धति है इनकी, जो कि ये अरब से लाए, या जो खुदा वाला इस्लाम है नवाज वाला, वो पर्सिया से आया, ईरान से आया। तो इनकी उपासना पद्धतियां वहां की हैं, भले ही लोग यहाँ के हैं ये, लेकिन उन उपासना पद्धति के लोगों ने इनको बरगला के रखा हुआ है कि आप तो यहाँ के हिसाब से चलिए। तो अब ये बताइए कि भारत का जो देश है, भारत का जो कल्चर है, भारत की जो तहजीब है, वो अरब के हिसाब से चलेगी, फारस के हिसाब से चलेगी, या हिंदुस्तान के साथ चलेगी? इतना इनकी समझ में नहीं आ रहा, और यही सारी लड़ाई है। और कहते हैं कि हमें भारत में बहुत हमारे पर जाति हो रही है, इनके नेता भड़काते हैं, वो मुद्दे बनाते हैं, विदेशों में इनको उठाते हैं टॉपिक को कि साहब जाति हो रही है हमारे खिलाफ। तो जाति हो रही, क्या जाति हो रही है आपके खिलाफ? आपसे अगर कहा जाए अभी पाकिस्तान चले जाओ तो आप जाओगे नहीं, क्योंकि मालूम है पाकिस्तान में मुसलमानों की और हिंदुओं की क्या दुर्गति हो रही है। ना तो वहां मुसलमान देखा जा रहा, ना हिंदू देखा जा रहा, भूखे मर रहे लोग। बांग्लादेश में क्या स्थिति है, नेपाल में क्या स्थिति है, श्रीलंका में क्या स्थिति है। आप यहाँ खा रहे हो, गर्रा रहे हो, ऊपर से कह रहे हैं कि हम हमारे ऊपर जाति हो रही। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे सरकार जो है वो जो सीए और एनआरसी जो लाई है वो यही तो है कि इनका पता करा जाए कि इसमें घुसपैठिए कौन से हैं। अच्छा, ये एक चीज और भी अभी खास बात ये हुई कि बिहार का जो चुनाव हुआ उसमें जो सरकार है केंद्र की, मोदी की सरकार, और वहां की जो नीतीश कुमार जो हैं मुख्यमंत्री थे, और जेडीयू, इन लोगों ने अपनी नीति बदल ली। और नीति क्या बदल ली? अभी तक इनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता था मुसलमानों के खिलाफ, जो इस तरह के बयानबाजी करते थे मुसलमान और ये सब इस तरह की उल्टी सीधी चीजें कहते थे, उनके खिलाफ ये लोग बोलते नहीं थे। अब ये खुल के बोल गए। नीतीश कुमार ने तो एक जगह पगड़ी पहनने से ही वो टोपी लगाने से इनकार कर दिया, मुस्लिम टोपी लगाने से। इनको बड़ा नागवार गुजरा, इनकी पार्टी के कई लोग जेडीयू के छोड़ के भी भग गए। अरे आप भाग जाइए। तो ऐसा इनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम हमें हरा दें,
लेकिन नहीं, मुस्लिमों ने नहीं हराया, क्योंकि आम मुसलमान थोड़ी खिलाफ है इन बातों के। यही वजह रही कि बिहार में इतने बड़े पैमाने पर सीटें उनको मिली हैं। तो जाहिर है कि इसको सीटें मिली हैं, तो उसमें मुस्लिम भाइयों की सीटें बहुत ज्यादा हैं उसमें। अगर वो वोट नहीं देते तो इतनी जीत ही नहीं सकते ये। अरशद अभी जो मदनी ने जो कहा है कि मुर्दा कौम, तो मुर्दा कौम ये कोई तरीका है? आप भड़का रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए, देशद्रोह की कार्रवाई होना चाहिए। और अगर आप सहमत हैं इससे तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए इस बात को कि बिल्कुल होना चाहिए। अरे आप भले ही ना कहो वंदे मातरम, कोई ऐसी पाबंदी तो अभी सरकार की तरफ से है नहीं कि अगर आप वंदे मातरम नहीं कहोगे तो आपको भारत से निकाल दिया जाएगा। आप मत कहिए, लेकिन ये तो नहीं कहिए कि जो कहेगा वो मुर्दा कौम है। आप तो हमारे भाइयों को भड़का रहे हैं, खुल के भड़का रहे हैं। तो ये जो चीजें है ना, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और सरकार ने क्या किया कि जो वहां पे जो चुनाव हुए बिहार में, वहां पे उन्होंने, मोदी ने जगह जगह जो स्पीच दी, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये SIR के विरोध कर रहे हैं ये लोग, विपक्ष के लोग। तो आप क्या चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारा हक खाएं, हमारा अधिकार खाएं और हमारे तरफ से वोटिंग करें? तो उन्होंने घुसपैठियों को, पूरे मुसलमानों को लपेट लिया एक तरह से बिहार के। और यही वजह रही कि हिंदुओं को ये समझ में आ गई कि यार ये जाति हो रही है। मुस्लिम लोग इकट्ठे होके और ये लोग करते क्या है, आबादी बढ़ा लेते हैं अपनी, और आबादी बढ़ाने के बाद अपना वर्चस्व बना लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है, एक स्टेटमेंट उनका भी आया था, उन्होंने तो खुल के कहा था कि हम अगर हमारे ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि हम 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या कोई कानून है हिंदुस्तान में ऐसा कि जो 10 से 12 बच्चे पैदा करने पर रोक लगाई जा सके? हर चीज कानून से थोड़ी होती है। आपको देश का, अरे आप पा नहीं रहे बच्चों को, बच्चे क्रिमिनल बन रहे हैं आपके। 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 4-4 शादियां आप कर रहे हैं। और वही तो अभी रोक लगा दिया, 3 तलाक पे रोक लगाई है, अभी इनकी 4-4 शादियों पे भी कार्रवाई होनी है। ये सब शरीयत का आड़ लेके ये लोग कर रहे हैं। और ये मुट्ठी भर मुसलमान है जो ऐसा माहौल खराब कर रहे हैं देश को। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये वही लोग हैं। और इनके खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है, और वो कार्रवाई सरकार ने अब शुरू कर दी है। SIR अगर जो पूरा हो गया ना, तो ये समझ लो CA और NRC का आधे से ज्यादा 70% काम निपट जाएगा। और अगर ये ना भी करें उसको लागू, तो इनका काम तो हो गया। उनको चिन्हित कर लिया, उनको रिपोर्ट किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा हिंदुस्तान से, और या उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। यही तो करना था। तो ये जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। और आप अपने विचारों को कमेंट्स के रूप में यहां पे लिखें नीचे, और इसको शेयर करें इस वीडियो को कि SIR जो है ये क्या गलत है, और अगर सही है तो क्यों इसको रोका जाना चाहिए। इसको रोकने वाले जो कर रहे हैं विरोध इसका, वो कौन लोग हैं, उनको पहचानिए आप। इसमें ऐसा नहीं है सब मुस्लिम भाई ही हैं, इसमें विपक्षी लोग हैं, इसमें हिंदू भी हैं। राहुल गांधी क्या मुस्लिम है? अखिलेश यादव का मुस्लिम है, लेकिन ये उनके वोटों पे पल रहे हैं, ये परजीवी हैं। ये इसी दम पे इनको लगता रहता है कि शायद कभी सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, क्योंकि मुसलमान का वोट हमें मिलेगा। PDA क्या है? पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। तो ये क्या तरीका है? आप जातिवाद को नकार दिया है बिहार के चुनावों में जनता ने, और आप जातिवाद फैला रहे हैं। और जातिवाद की जनगणना की आप बात करते रहते थे हमेशा, राहुल गांधी, जहां देखो जहां जातिवाद जातिवाद जातिवाद, और पिछड़ा वर्ग के लोगों को निगलेक्ट किया जा रहा। अरे तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा पिछड़ा वर्ग का ही व्यक्ति है वो जो नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री बना बैठा भारत का, और जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो आदिवासी से आती हैं। और अभी देखिए वो मदनी ने तो खुल के कहा कि साहब यहाँ वो अमेरिका में न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है मुस्लिम, और हिंदुस्तान में नहीं बन सकता। अरे हिंदुस्तान में तो राष्ट्रपति बनाया मुस्लिम को, हिंदुस्तान में चीफ जस्टिस बनाया मुस्लिम भाइयों में से ही हमारे CGI हुए, कई उपराष्ट्रपति हुए, हामिद अंसारी, ये सब क्या है? ये जाकिर हुसैन, नजमा हेपतुल्ला, ये लोग क्या थे? ये मुस्लिम नहीं थे क्या? तो आप बरगला रहे लोगों को कि साहब मुस्लिमों को यहां आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। और
अब पढ़ा लिखा जो हमारा मुस्लिम जो आबादी है वो अच्छी तरह इस बात को समझ गई है कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। ये माहौल खराब कर रहे हैं देश को, और ये विपक्ष के नेता जो हैं इन्हें कुछ नहीं है, ये चाह रहे किसी भी तरह से हम एक बार सत्ता में आ जाएं, बरगला के लोगों को। और इन्होंने किया भी है। जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 का, इसमें यही तो खेल खेला है इन्होंने। कई संविधान की कॉपी लेके घूम रहे कि संविधान खतरे में है, कहीं कह रहे साहब वो 19 में क्या किया था इन्होंने, 19 में कह रहे कि जी साहब वो इन्होंने अडानी अंबानी को बढ़ावा दिया, इन्होंने मुट्ठी भर जो अमीर हैं उनको बढ़ावा दे रही है, इन्होंने दुनिया भर की चीजें करी, सबूत कोई दे नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट में गए, टाइम फिर सो गया जब इनसे पूछा गया। तो ये सब चीजें ये लोग कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, इनके साथ जो हमारे राजनेता हैं वो सिर्फ मुस्लिम नहीं है जो इनको बरगलाने वाले लोग हैं, तो मुस्लिम भाइयों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि समझें चीजों को। यही एक मदनी थे जिन्होंने एक बार में ये कहा था कि यहाँ जो मुस्लिम अगर चैन की सांस ले पा रहा है तो हिंदू उनके संरक्षक हैं। उस वजह हिंदू अगर अपनी पे आ जाएगा तो इतनी आबादी होगी कि मुस्लिम रह नहीं पाएंगे। ये भी मदनी थे, लेकिन आज उन्होंने विपक्षी नेताओं से और हाथ मिला लिया और ये चाह रहे हैं वो कि सरकार पलट दें और विपक्षी हमारे लोग आ जाएं तो फिर हम अपने हिसाब से अपनी चलाएंगे मनमानी जैसे पहले चलाते रहे। वो तो अब कभी होने वाला नहीं है भारत में। अब कहीं नहीं जा रही है बीजेपी की सरकार और मोदी की सरकार, ये अच्छी तरह समझ लें वो। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई मोदी का या बीजेपी का समर्थक हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों ने लूटा है 77 साल तक देश को, विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस ने मिलकर। वो लूट अब जनता नहीं चाहती कि अब वो लूट हो, इसलिए वो नहीं आएगी सरकारें। तो दोस्तों ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें इसमें कि कैसा लगा आपको ये, ताकि हम और अच्छा कर सकें आपके लिए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।